वो बार राजेश बार पांडे जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। अब जब पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई है इस माफिया की, दोनों भाई खत्म हो चुके हैं, एक बेटा खत्म हो चुका है, दो बेटे जेल में हैं, दो बेटे बाल सुधार गृह में हैं, उसके बावजूद शाइस्ता परवीन और एक गुड्डू मुस्लिम, ये दोनों अभी भी यूपी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। अभी भी इनको पकड़ने के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं, लेकिन ये कहां हैं ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये कैसे संभव हो पा रहा है, ये कैसे संभव हो पाता है, किस तरीके से इसका ये पूरा सिस्टम चलता है इसकी गैंग का? भाई आप ये देखिए कि ये कोई एक दिन का बनाई हुई या एक दिन की बनाई हुई सल्तनत नहीं है। ये अपराध की जो रियासत बना रखी है उसने, वो एक दिन का थोड़ी है, 40 साल का है। और आप देखिए ना, उमेश पाल की हत्या के 40वें या 45वें दिन बाद तो इसका बेटा मारा गया था। कहाँ कोई मिला था? एक एक करके मिलते जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हर हाल में कार्रवाई होगी। कितने दिन बचेगा, कितने दिन भागेगा? लेकिन वो 40 साल की रियासत है, 40 साल की सल्तनत है, वो गिरते गिरते गिरेगी। अभी वो लोग भी, जो लोग बचे हुए हैं, जिनका आपने नाम लिया, शाइस्ता और इनके बच्चे, अभी तो वो उसके अपनी जो आपराधिक रियासत जो बनाई थी अतीक ने, उसके रिसोर्सेज पे वो लोग अभी पल बढ़ रहे हैं। एक एक करके सबसे हिसाब भी लिया जाएगा, एक एक करके उसकी रियासत के जो और खंभे हैं वो गिराए जाएंगे, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए ना, पुलिस को इतना बड़ा चैलेंज दिन में, देखिए 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई थी, उस समय सीसीटीवी का चलन नहीं था। 98 में नया नया मोबाइल फ़ोन आया था, तो उस समय की रिकॉर्डिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद उमेश पाल के घर के आसपास 20 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ये सबकी जानकारी में थे, क्योंकि उमेश पाल पे कई बार अटैक भी हुआ था, उमेश पाल को वहीं से किडनैपिंग भी हुई थी, तो उसने भी अपने सुरक्षा में आसपास तमाम, और कम से कम 10 सीसीटीवी की फुटेज तो आप इंटरनेट और मीडिया पे तैरती हुई देख रहे हैं। ये सब जानते हुए भी कि यहाँ पर 20-25 सीसीटीवी लगे हुए हैं, दिन दहाड़े जो मंजर आपने देखा है, मतलब रूह कांप जाए अगर सामान्य आदमी जिनका कोई लेना देना नहीं है उस मंजर को देखे तो ये तो जैसे वो कहते हैं ना कि ये उसके साम्राज्य बढ़ते हुए फलते फूलते साम्राज्य की वजह से उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा। जैसे मैं 100 मुकदमों में बचता चला आया, वैसे इसमें भी बच जाऊंगा। ये सोच अभी भी चल रही है। यही सोच टूटनी है, गिरनी है, नेस्तनाबूद होनी है। अच्छा राजेश जी, जैसे उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो ये तो बिल्कुल माफिया अतीक अहमद के परिवार का रिवाज जैसे रहा कि आप बड़ी घटना करिए और अपने नए नए सदस्यों को आप गैंग में इंट्रोड्यूस करिए और आप एक दहशत कायम करिए पूरे इलाके में। हालांकि यही घटना अतीक के लिए एक इतनी बड़ी मुसीबत साबित हो गई कि अब धीरे धीरे करके उसके पूरे परिवार का खात्मा हो रहा है। लेकिन उस वक्त जब ऐसी घटना होती थी, राजू पाल हत्याकांड हो चाहे बाकी और घटनाएं हों, क्या किसी प्रकार का कोई दबाव रहता था? क्या पुलिस जाने में कतराती थी अतीक के घर या अतीक के आसपास भी? देखिए, एक बात और भी अच्छी तरह समझ लीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल ये अपराध का लॉन्चिंग पैड था और इस लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल वो राजनीति में घुसने के लिए करता था। आप इतिहास देखिए, 89 में जब इसने इलाहाबाद पश्चिमी से अपना पर्चा भरा, इलाहाबाद पश्चिमी से अपना दाखिल किया, तो इसके सामने खड़ा हुआ चांद बाबा, जो उस समय इलाके का सबसे बड़ा गुंडा था। इसे लगा कि अगर ये इलेक्शन लड़ेगा तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। लिहाजा इसने क्या किया कि रिजल्ट आने के पहले, यानी काउंटिंग के पहले ही सैकड़ों राउंड गोलियां चली और चांद बाबा मारा गया। और चांद बाबा के मरते ही इसने उसकी पूरी आपराधिक रियासत पर कब्जा कर लिया, अकेला हो गया, विधायक हो गया। फिर उसके बाद 2003 में एक सरफराज नाम के आदमी को गोली मारी गई। उस टीम में इनके पिताजी थे, फिरोज, जो तांगे वाले थे, उनको लॉन्च किया इसने 2003 में कि ये घर में बैठे रोटी खाते रहते हैं बुजुर्ग, हमारे ख्याल से 80-85 साल के हो गए होंगे। तो इनके आसपास भी लोग इकट्ठा हो कि भैया हमारा ये भी करा दीजिए, अब्बू हमारा ये भी करा दीजिए, बाबूजी हमारा ये भी करा दीजिए। फिर 2005 में जब ये पहली बार इसको राजनीतिक शिकस्त दी राजू पाल ने, तो ये बात फिर इसको नहीं पची और फिर इसने उसी लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल किया और अशरफ को उसमें लॉन्च किया। अशरफ आ गए मैदान में।
अशरफ से वही सब काम शुरू हो गए, उनके आसपास भी भीड़ लगने लगी, उनकी भी दुकान चलने लगी। उसके बाद पिछले 4-5 सालों में इस सरकार ने जो इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसके जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन थे गिराए गए, उसके कब्जे की हुई ज़मीनों पे या बिल्डिंगों को ज़मींदोज़ करके उस पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के लोगों को दिए गए, जो गरीब और ऐसे लोग थे। और धीरे धीरे जैसे वो कहते हैं ना कि इसका असर कम होने लगा। जो लोग जिसको ये फ़ोन करता था वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे। पहला ऐसा कभी नहीं होता था, ये स्विच ऑफ कर दे 10 मिनट में 10 आदमी गाड़ी लेके पहुंच जाया करते, मोबाइल कैसे बंद कर लिया। तो इसको लगा कि अब हमारा असर कम हो रहा है, तब ये उमेश पाल का मर्डर करके इसने अपने बेटे को लॉन्च किया, असद को लॉन्च किया कि अब हम लोग तो इतने सालों से जेल में हैं, आगे का अब इलेक्शन आने वाला है, आगे का काम जो है वो असद को। तो ये इतने कॉन्फिडेंस में ऑपरेट करता था, पुलिस साहब क्या जाएगी। मुझे तो ये भी जानकारी बताई गई कि जो सम्मन और जो कोर्ट के प्रोसेसेस तामील किए जाते हैं वो सिपाही करते हैं। पैरोकार जो है वो अदालतों से वो सम्मन लाता है और ले जाके, कभी कोई पुलिस वाला इसके घर पे सम्मन तामील करने के लिए नहीं गया। टेलीफोन करके बता, कभी पहले आज से 20-25 साल 30 साल पहले कभी कोई सिपाही चला गया होगा इसके पास कि साहब आपका सम्मन है, इसको आप रिसीव कर लीजिए, तो उसे वहाँ मारा पीटा गया। उसके बाद से आज तक इसके घर पर सम्मन तामील करने के लिए, अभी कम से कम 5 साल पहले तक कोई सिपाही नहीं जाता था। आप इसी से अंदाज लगा लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।